नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो में व्यंजन संधि के बारे में पढ़ाऊंगा। पहले भी मैंने संधि के टॉपिक पर वीडियो बनाई है, स्वर संधि और उसके सभी भेद। मुझे उम्मीद है कि आपने देखी होगी, और नहीं देखी है तो अभी देखने का प्रयास करिएगा उसका लिंक इस वीडियो के साथ मैं जोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में। संधि जो है अभी ये दूसरा पार्ट है जिसमें व्यंजन संधि के बारे में बताएंगे। तो आप जानते हैं जैसे किसी व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी किसी व्यंजन का, ये आपको ध्यान देना है आप कि जो व्यंजन वर्ण होते हैं यानी वर्णों में जो संधि होती है, तो जो पहला पद है, उदाहरण के तौर पर ये देखिए सत लिखा हुआ, सत जो पहला शब्द है, इसका जो वर्ण है, जो संधि जिसकी संधि होनी है, वो पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है ये सत है। यहां पर होना चाहिए व्यंजन वर्ण। जो दूसरा शब्द है और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण होता है संधि के लिए, उस जगह पर कोई स्वर हो सकता है या व्यंजन, ये ध्यान रखेंगे। स्वर संधि में दोनों स्थानों पर स्वर होते हैं। व्यंजन संधि में प्रथम पद में यानी प्रथम शब्द में जो वर्ण जुड़ना है, संधि के हिसाब से योग होना है, वहां पर व्यंजन वर्ण होना आवश्यक है। और दूसरे शब्द के साथ जो वर्ण जोड़ा जाएगा वो पहला वर्ण होगा, तो उसमें स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी होता है, दोनों में से कोई एक। उसके मेल होने से जो विकार अर्थात जो चेंज आएगा, जो परिवर्तन आएगा, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ये आप अच्छे से समझ ले। बच्चे अक्सर भ्रमित हो जाते हैं कि कहाँ हमें स्वर ढूंढना है, कहाँ व्यंजन होना है। स्वर संधि में स्वर होते हैं तो व्यंजन संधि में स्वर क्यों आ गया? तो क्यों आ गया का मतलब यह है कि वो दूसरे पद पर आया है, यहां से संधि बन रही है पहले शब्द के अंतिम वर्ण से। तो इसमें आप देखेंगे सत ता व्यंजन वर्ण है, इसके साथ जा दूसरा व्यंजन वर्ण यहाँ पर जो दिया है वो जोड़ा गया, तो इसका विकार क्या हुआ? ता का परिवर्तन जा में हो गया। यहाँ हम जो आधा जा लिख रहे हैं उसका आप अर्थ जानते ही होंगे कि ये एक तरह से क्या है? व्यंजन है, शुद्ध व्यंजन है। शुद्ध व्यंजन स्वर रहित होता है, और जब हम स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग करते हैं शब्द में, तो उसको हम आधा वर्ण दे करके भी यूज करते हैं, इस तरह से भी प्रयोग करते हैं। तो यानी यहाँ जो ता है, जो स्वर रहित है, उसका परिवर्तन जा में हुआ है। क्यों हुआ है? उसके नियम, वही नियम हम आगे देखने जा रहे हैं कि क्यों यहाँ नियम आया, हम अभी बताएंगे आपको। दूसरा उदाहरण देख सकते हैं कि जगत प्लस ईस तो नियम के अनुसार किसी व्यंजन का, यहाँ पर व्यंजन वर्ण है, ता दिया हुआ है, के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए तो दूसरे शब्द में क्या है? यहाँ पर ई, ये स्वर है दिया हुआ है। तो इस नियम से क्या है कि इसका जो विकार उत्पन्न होगा, परिवर्तन आएगा, तो ता का परिवर्तन दा में हुआ है, और ये ई की मात्रा यहाँ पर प्रयोग हुई है, क्योंकि ये जब जुड़ गया तो ई अपनी मात्रा में कन्वर्ट हो जाता है शब्द के मध्य में। यहाँ पर चूंकि ये स्वतंत्र शब्द है तो ई का प्रयोग लेखन में किया गया है, यानी लिखा हुआ है। लेकिन जब ये योग होता है तो इस दा ई का क्या हो गया? ये मात्रा के रूप में लग गया, ये मात्रा लग गई, और ता का जो परिवर्तन हुआ वो दा में हुआ। ता का परिवर्तन दा में हुआ और ई यहाँ पर संधि हुई तो उसकी मात्रा लगा दी गई, इसलिए इसका बना जगदीश। अब हम इसके नियम देखते हैं। सामान्यतः इसमें 9 नियम माने गए हैं व्यंजन संधि में, लेकिन जो क्लास 6 से और 8 तक जो पढ़ाई जाती है संधि, तो जो हमारे पास उपलब्ध पुस्तकें होती हैं, गाइड हैं, ग्रामर की बुक्स हैं, उसमें अलग अलग ढंग से संधि की व्याख्या की जाती है। तो छात्र कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं कुछ लिखा है, कहीं कुछ, या कुछ छोटे छोटे उदाहरणों को अलग अलग नियम में तोड़ करके लिख दिया जाता है, जबकि इसके जो मुख्य नियम है वो यही है, जिसमें हम अब शुरुआत करेंगे। संभव है कि इस वीडियो में सभी नियम मैं ना बताऊं, आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, जो जिसका लिंक भी इसमें रहेगा। अभी हम शुरुआत करते हैं पहले नियम से। पहला नियम है घोषीकरण। तो आपने व्यंजनों के वर्गीकरण आप जानते हैं, सघोष वर्ण और अघोष वर्ण। तो ये घोष वर्ण क्या होता है? यही सघोष वर्ण है। तो किसी वर्ण का जो हम सघोष वर्ण में परिवर्तन कर देते हैं वो घोषीकरण कहलाता है, यानी अघोष वर्णों का सघोष वर्ण में परिवर्तन।
उसके लिए नियम क्या है पहले देखिए। ये तो हो गया इसकी एक तरह से मोटी व्याख्या की घोषीकरण हमने किया। कैसे? वर्ग के प्रथम वर्ण, यानी अब वर्गीय व्यंजन आपको जानना चाहिए। संधि के साथ साथ आपको ग्रामर की बहुत सी चीजें आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। तो वर्ग, अब वर्गीय जो व्यंजन कहलाते हैं, का वर्ग में 5 वर्ण है, आपके चा वर्ग में 5 वर्ण है, टा वर्ग में 5 वर्ण है, ता वर्ग में 5 वर्ण है और पा वर्ग में 5 वर्ण है। इस तरह से जो ये 25 व्यंजन है ये वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। और प्रत्येक वर्ग का जो पहला अक्षर होता है उसके नाम से इसका नामकरण है, ये भी है, और उच्चारण स्थान के हिसाब से भी इनका नामकरण किया गया है। तो आपको ये वर्गीय व्यंजन, जहां भी वर्ग की बात आती है व्यंजन में, तो तुरंत समझ जाना चाहिए कि हम का, खा, गा, अंगा इस तरह से वर्गीय व्यंजनों की बात कर रहे हैं। ये आपको बहुत सी चीजें पहले से थोड़ा सा अभ्यास करनी है। तो वर्ग के प्रथम वर्ण, यानी अब जितने जो हमारे 5 वर्ग हैं, पांचों वर्ग का प्रथम वर्ण जो अघोष वर्ण है उसका उसी वर्ग के, यानी अपने ही वर्ग के, तो अपना वर्ग क्या होगा? का जो ये वर्ग है, का में 5 वर्ण है, का, खा, गा, घा, अंगा, तो ये अपना ही वर्ग हो गया, या हम कहें इसको ये उसी वर्ग को माना गया। तो का वर्ग, इसी तरह से चा वर्ग में ये उसी वर्ग के 5 वर्ण, चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, णा, इसी तरह से ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। तो ये उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में, उसी वर्ग के, तो यहाँ मैंने अभी उदाहरण के लिए लिया है। तो का वर्ग का देखें तो ये नाम हो गया का वर्ग का व्यंजन, ये पहला वर्ण हो गया, यानी प्रथम वर्ण, यानी का वर्ग का पहला वर्ण ये हो गया। उसी वर्ग के तीसरे वर्ण, अब तीसरा वर्ण कौन है इसका? गा, का, खा, गा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी का पहला है, खा दूसरा है, गा तीसरा है, घा चौथा है और अंगा पांचवा है। ये आपको क्रम याद कर लेना चाहिए और सहज है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उसी वर्ग के तीसरे वर्ण ये सघोष वर्ण होते हैं। अघोष वर्ण, पहले 2 वर्ण वर्ग के क्या कहलाते हैं? अघोष वर्ण, और तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष वर्ण कहलाता है। तो इसमें परिवर्तन होता है, यानी ये बदलाव आता है जब हम घोषीकरण का नियम लगाते हैं। इसमें हम उदाहरण भी देख सकते हैं कि हम पहले वर्ग में प्रथम वर्ण जो हम रखते हैं, प्रथम वर्ग का पहला वर्ण, यानी जो पहला वर्ग है आपका पहले स्थान पर रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है कि वर्ग का पहला व्यंजन। तो इसमें इसके बाद हम क्या जोड़ें? उसमें क्या ऐसा जोड़ें? कोई स्वर, यानी दूसरे स्थान पर कोई स्वर आए, या फिर वर्ग का तीसरा, चौथा व्यंजन, यानी दूसरे स्थान पर या तो कोई स्वर हो, ठीक है, व्यंजन संधि के हिसाब से, या वर्ग का तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण आए। किसके बाद? वर्ग के प्रथम व्यंजन के बाद, वर्ग के प्रथम व्यंजन के बाद जोड़ने के लिए या तो आपके पास स्वर हो और या वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण हो। या रा ला वा, ये या रा ला वा क्या है आप अच्छे से जानते हैं, इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन, या फिर हा। तो ये आपके पास इतने विकल्प हैं, ये हलंत नहीं लगा रहे हम, यहाँ हा। तो प्रथम वर्ण के बाद, वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद आपके पास ये प्लस मैंने लगा रखा है, उसके बाद कोई स्वर या वर्ग का तीसरा चौथा व्यंजन, या रा ला वा हा। ये नियम है इसका। इसके आने पर परिवर्तन क्या होगा? परिवर्तन ये होगा कि प्रथम वर्ण का परिवर्तन अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में हो जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में उसका परिवर्तन हो जाएगा। ये नियम है। फिर से आप ध्यान से सुनिए कि जो आप संधि ये उदाहरण दिए हुए हैं, एक हम उदाहरण ले लेते हैं। दिक प्लस गज बना क्या? दिक गज। तो वर्ग का प्रथम वर्ण ये है आपका प्रथम वर्ण। जब हम संधि का नियम लगाते हैं तो आपको पता है कि शब्द कोई भी हो, जो वर्ण जुड़ना है विकार वहीं पैदा होगा, बाकी से कोई लेना देना नहीं। तो ये हुआ वर्ग का प्रथम वर्ण, यहाँ पर है का। तो अभी हमने जब यहाँ चर्चा की थी कि वर्ग के प्रथम वर्ण आने पर, तो ये का वर्ग का पहला वर्ण है का, क्या है? उसके बाद कोई स्वर या वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन, या रा ला वा हा।
तो यहाँ पर क्या आया हुआ है, गा। क्या है ये, अपने वर्ग का ये तीसरा व्यंजन है। देखिए का खा गा, तो ये गा कौन सा है, तीसरा व्यंजन। तो यहाँ पर वर्ग का प्रथम वर्ण दूसरे स्थान पर है, वर्ग का तीसरा व्यंजन आने पर परिवर्तन क्या होगा, इसी वर्ण का परिवर्तन इसका होना है, ये ध्यान रखिएगा, पहले वर्ण का, इसका परिवर्तन अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में हो जाएगा। तो इसका तीसरा वर्ण क्या है, गा। का खा गा, गा ही है। तो ये का परिवर्तन हो जाएगा किसमें, ये बदल जाएगा गा में, ये गा में बदल जाएगा। यहाँ स्वर रहित है, आप ध्यान देंगे, ये हलंत का मतलब होता है कि इस व्यंजन में स्वर शामिल नहीं है, ये शुद्ध व्यंजन है। तो इसका परिवर्तन किस में हो गया, गा में। तो यहाँ इस जो ये परिवर्तन है वो यहाँ कन्वर्ट किया गया है। गज, गज लिखा ही है, ये जो का त्यों है, क्योंकि ये इसने सिर्फ इतना काम किया कि ये तीसरा वर्ण आया हुआ है, परिवर्तन इसका हुआ, का परिवर्तन गा में हो गया। अब यहाँ मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आप फिर समझ जाइए। ये जो आधा गा है, इसका मतलब है ये है कि गा में स्वर शामिल नहीं है। तो जब स्वर शामिल नहीं है तो इसी को हम क्या लिख देते हैं, आधा गा के रूप में। इसी को हम इसका एक जो खड़ी रेखा है वो हटा देते हैं, हलंत हटा देते हैं और आधा गा। तो ये जो गा है ये इसी तरह का है जो स्वर रहित है, जिसमें हलंत लगा हुआ है। तो आप जो आधा गा या स्वर रहित गा ये जो दिख रहा है, दोनों एक ही है, ये ध्यान रखेंगे। तो नियम आपका लग गया कि वर्ग का प्रथम वर्ण के बाद कोई स्वर या वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन या यारा ला वा हा, इनमें से कोई आता है। तो यहाँ आपने देखा कि ये वर्ग का तीसरा व्यंजन आया हुआ है, तो इस वर्ण का यानी पहले वर्ण का परिवर्तन वर्ग के तीसरे वर्ण में हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे ये बहुत अच्छे तरीके से ये नियम। उदाहरण दूसरा देखते हैं, वाक, वाक प्लस ईस, यहाँ ये हलंत लगी हुई है। तो आपको जोड़ने के लिए कौन सा व्यंजन है, संधि के लिए का। ये वर्ग का पहला व्यंजन है, इसके बाद क्या आया है, ई आया हुआ है। तो ये कौन से नियम, ये नियम आ गया कोई स्वर, तो यहाँ पर ई स्वर दिया हुआ है। परिवर्तन किसका होगा, इस का किसमें होगा, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में। तो जो ये का है इसका वर्ग का तीसरा क्या है, गा। तो इसका परिवर्तन गा में हो गया, यहाँ पर गा में हो गया, ई की मात्रा लगा दी गई, वागीस बन गया। इसी तरह से आप देखिए अगला उदाहरण, अच अंत, यहाँ पर चा है, चा में ये हलंत लगी हुई है। तो अब ये चा वर्ग का पहला वर्ण है, ये आप ध्यान रखिए, वर्ग का पहला वर्ण आना है। तो चा वर्ग का पहला वर्ण है, यहाँ पर स्वर आया हुआ है। अब परिवर्तन किसका होगा, चा का, यानी वर्ग के पहले वर्ण के बाद यदि कोई स्वर या तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण या यारा लावा हा आता है तो इसका परिवर्तन अपने वर्ग के तीसरे। तो चा का तीसरा क्या है, चा छा जा। यहाँ पर आपको अभ्यास हो जाना चाहिए कि ये कौन सा है। तो चा का परिवर्तन जा में हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए अजंत हो गया, अजंत हो गया, ये अनुस्वार है, इसका प्रयोग हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि पहले वर्ण में क्या होना चाहिए, वर्ग का पहला व्यंजन। दूसरे स्थान पर जोड़ने के लिए क्या होना चाहिए, कोई स्वर या वर्ग का तीसरा व्यंजन या चौथा व्यंजन या यारा ला वा यानी अंतस्थ व्यंजन और हा चूंकि ऊष्म व्यंजन है लेकिन ये कंठ ध्वनि है, इसलिए यहाँ पर इसको प्रयोग किया गया है। तो ये है इसका नियम पहला, घोषीकरण। अब मैंने इस वीडियो में मैंने आपको व्यंजन संधि क्या है और इसका जो कितने भेद हैं और इसका पहला भेद उसकी उदाहरण सहित व्याख्या की। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी जो शेष नियम है उसकी व्याख्या करूंगा।